मधु सुबह के ठीक 5 बजे नींद से उठती है। जैसे वो अलार्म बंद करके घड़ी देखती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी और वो घबराहट में खुद से ही बातें करने लगती है। हे भगवान, सुबह के 5 बज गया। मुझे तो हर हाल में 4 बजे उठना होता है। अभी मुझे सब लोगों का नाश्ता भी बनाना है, सबका लंच भी तैयार करना है। अगर आज ऑफिस जाने में थोड़ी भी देर होगी तो फिर से मेरा बॉस मेरा हाफ डे लगा देगा और फिर होम लोन की किस्त भरने में भी दिक्कत आ जाएगी। कुछ समझता क्यों नहीं, एक एक रुपया कितनी मुश्किल से जुड़ता है। मधु ये सब बोल रही होती है तभी उसके बगल में सोया हुआ उसका पति विनय अपनी नींद में खलेल पड़ते देख चिढ़ जाता है। वो करवट बदलता है और मधु को चुप करवाते हुए कहता है, अरे यार मधु, खुद से जितनी भी बातें करनी है बाहर जाकर करो ना, मेरी नींद खराब मत करो। मैं वैसे भी रात को 1 बजे सोया हूँ। नेटफ्लिक्स पर अपनी फेवरेट सीरीज देख रहा था, अब सोने दो मुझे। सॉरी, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपकी भी नींद खराब हुई। मैं अभी बाहर जा रही हूँ रसोई में खाना बनाने के लिए, आप आराम से सो जाइए। मधु ये बोलती है जिसके बाद विनय फिर से गहरी नींद में सो जाता है। मधु बाहर जाती है और जल्दी जल्दी नहा धोकर रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। वो सुबह की फुर्ती से सब लोगों के लिए नाश्ता और टिफिन बनाकर तैयार करती है। सारा काम खत्म करने के बाद वो खुद को देखती है। चलो अच्छा है, जल्दी से खाना बनकर तैयार हो गया, लेकिन इतनी मेहनत करने की वजह से मेरी साड़ी फिर से गंदी हो गई है और शरीर से पसीने, आई कितनी गंदी बदबू आ रही है। अब मुझे ऑफिस जाने के लिए फिर से नहाना पड़ेगा। मधु फिर से अपने कमरे में जाती है, दोबारा नहाती है और ऑफिस के लिए तैयार होती है। वो सबको जाकर नाश्ता परोसती है। तभी उसकी सास नीलम उसे टोकते हुए कहती है, बाबू मुझे तो तेरा समझ में नहीं आता, तुझे एक दिन में कितनी साड़ियां बदलनी होती है, कितनी बार नहाना होता है, पानी क्या मुफ्त का आता है हमारे घर में। माँ जी मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। इस घर का नियम है कि बिना नहाए बहू रसोई में नहीं जाती। अब सब लोगों के लिए नाश्ता और लंच तैयार करने के बाद मेरी साड़ी और कपड़े गंदे हो जाते हैं, शरीर से भी पसीने की गंध आने लगती है। उसके बाद मुझे दोबारा नहाना ही पड़ता है ताकि ऑफिस साफ सुथरी होकर जा सकूं। फिर ऑफिस से आती हूँ, फिर दोबारा नहाना होता है, तो एक दिन में 3-4 बार तो मैं यही सब करती रहती हूँ। अच्छा भाभी ये सब छोड़िए, अब जब देखो अपना काम गिनवाने लगती हूँ। जितना काम अब करती नहीं हूँ उतना तो गिनवा देती हूँ कि मैंने ये किया वो किया। अब अपना काम भी ना 40 बार बताती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रुचि, सच में मैं तो खुद मधु को ये बात समझा समझा कर थक गया हूँ, लेकिन ये मेरी बात सुनती नहीं है। अपने ससुराल वालों की ये बातें सुनने के बाद मधु को बहुत बुरा लगता है। उसका मन भर आता है, लेकिन वो बेचारी कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो जानती थी कि उसके कुछ भी कहने या करने का कोई फायदा नहीं है। वो तुरंत ही खुद भी जल्दी जल्दी नाश्ता करती है और अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो सारा दिन ऑफिस में कड़ी मेहनत करती है। शाम को उसकी बॉस सोनिया अपनी पूरी टीम से कहती है, टीम मेंबर्स, आज मैं सबकी इंडिविजुअल मीटिंग लूंगी, इसलिए कोई भी आज देरी नहीं करेगा। हर कोई अपना काम समय से करेगा और मुझे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं चाहिए। आज कोई भी बिना मीटिंग खत्म किए घर नहीं जाएगा। बॉस ये बोलकर वापस अपनी कैबिन में चली जाती है। सभी लोगों में सबसे ज्यादा मधु घबरा जाती है, क्योंकि उसे तो समय से घर पहुंचना था, लेकिन आज वो समय से घर नहीं पहुंच पाएगी। ये बात वो और उसकी टीम अच्छे से जानती थी। टीम के कुछ मेंबर मीटिंग के लिए बॉस के कैबिन में चले जाते हैं और बाहर बैठी हुई मधु खुद से कहती है, अरे यार, सर को भी सारी रिपोर्ट आज ही लेनी थी, मुझे घर जाने के लिए देरी हो रही है, फिर घर जाकर सब लोगों के लिए खाना भी बनाना है, क्या करूं, न जाने कितनी देर और लग जाएगी। यार मधु, तू भी कितनी ज्यादा मुसीबत झेल रही है। कम से कम मुझे इतनी शांति तो है कि मैं जब भी घर पहुंचूं मुझे घर जाकर खाना नहीं बनाना पड़ता। मेरी सास तो सारा खाना बनाकर तैयार रखती है, और अगर मेरी सास ने कभी खाना ना बनाया हो तो मेरा पति बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है। सच में यार, तेरी सास तो बहुत अच्छी है। काश मेरी किस्मत में भी ऐसा ही कुछ होता। देख मधु, मैंने तो शादी के समय ही अपने ससुराल वालों को बोल दिया था, मैं या तो आदमियों की तरह कमाने के लिए बाहर जा सकती हूँ या औरतों की तरह घर संभाल सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि मुझे घर संभालने की जरूरत नहीं है जब तक मेरा बच्चा ना हो, तो मैं बाहर जाकर काम करती हूँ, और मेरी प्यारी सी सासू माँ पूरे घर का अच्छे से ख्याल रखती है। तेरा सही है यार, मुझे तो घर जाकर सारा काम भी संभालना है और उसमें बहुत मेहनत लगने वाली है। अभी तो घर में इतने सारे ढेर झूठे बर्तन पड़े होंगे जिन्हें साफ करना होगा। इसके बाद सभी ससुराल वालों के लिए खाना बनाना होगा। मैंने अपनी ननद को कॉल भी किया था कि घर वालों को बता दे कि मुझे आने में देरी हो जाएगी, लेकिन वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। फिर तो भगवान ही तेरा मालिक है। वैसे भी तेरी सासू और ससुर जी दोनों मिलकर 2 सास के बराबर है, और तू अकेले ही 3 पत्नियां होने का फर्ज निभा रही है। सच में तेरे जैसा जीवन जीना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है।
मधु बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि उसके बॉस बारी बारी सभी टीम मेंबर्स की रिपोर्ट ले रहे होते हैं। ऐसे में जो मधु रोज 6 बजे घर पहुंच जाती थी, आज उसे घर पहुंचने में 7 बज जाते हैं। जैसे वो घर आती है, उसकी सास नीलम उसे देखते ही उस पर चिल्लाते हुए कहती है, मधु बहू, यह कोई समय है क्या घर आने का? इतनी रात को घर आ रही हो? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज हमारे बॉस ने सब लोगों को छुट्टी के बाद मीटिंग के लिए रोक लिया था, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। तुम्हें कितनी बार बोला है कि समय से आया करो? अभी थोड़ी देर में रुचि और विनय भी घर आएंगे और अभी तक रात का खाना नहीं बना। तुम जानती हो मैं रसोई के मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मेरे घर के बच्चे भूखे रहे। माँ जी, बस थोड़ा सा समय और दीजिए, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ, उसके बाद खाना बना देती हूँ। मैं जल्दी से सब लोगों के लिए दाल चावल बना दूंगी, इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। क्या दाल चावल? मेरा बेटा दोपहर में बाहर का खाना खाता है। रात के समय ही सुकून से परिवार वालों के साथ बैठकर उसे खाना खाने का मौका मिलता है, और तुम मेरे बेटे के लिए दाल चावल बनाना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई जरूरत नहीं है हीरोइन की तरह कपड़े बदलने की। जो कपड़े पहने हुए हैं चुपचाप उसी में जाकर खाना बनाओ, कपड़े बाद में बदलती रहना। एक दिन में जब तक तुम 3-4 बार कपड़े ना बदलो तब तक तुम्हारा काम ही नहीं होता। पानी तो जैसे मुफ्त का आता है ना हमारे घर पर। ठीक है माँ जी, मैं जाकर खाना बना देती हूँ, बाकी का काम बाद में कर लूंगी। अब मधु रसोई में जाती है और बिना कपड़े बदले थकी हारी हालत में सभी परिवार वालों के लिए खाना बनाने लगती है। वो बहुत ज्यादा थक जाती है। तभी सभी लोग घर आ जाते हैं और वो सब लोगों के लिए जैसे ही खाना परोसती है तो उसकी ननद रुचि खाना खाते हुए कहती है, भाभी, खाना ज्यादा जल्दबाजी में बनाया क्या? चावल कच्चे से लग रहे हैं। अगर थोड़ी देर और पकाती तब जाकर ये थोड़े से खाने लायक होते। अरे बेटा रुचि, ऐसी बात है तो तू चावल छोड़ और ये आधी पकी हुई रोटियां खा ले। चावल खाकर अगर तेरे पेट में दर्द हो गया तो वैसे भी तेरे कॉलेज के एग्जाम आने वाले हैं। मधु, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? कितनी बार बोला है खाना तो मन लगा कर बनाया करो। एक समय का खाना खाने का ही तो घर पर सुख मिलता है। लंच तो हर कोई अपने ऑफिस या कॉलेज में ही करता है, और उस खाने में भी कमी निकले तो मजा नहीं आता। मधु सभी लोगों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन वो किसी से भी किसी तरह की बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कहती है, माफ कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आगे से खाने में किसी भी तरह की कमी ना निकले और मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊं आप सब लोगों के लिए। अभी जो बना है उसे खा लीजिए, मैं आगे से इन सब चीजों का ध्यान रखूंगी। सभी लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। जहां सभी लोग अपनी नींद आराम से पूरी करते हैं, वहीं मधु अगली सुबह भी 4 बजे उठ जाती है। सब लोगों के लिए नाश्ता बनाकर तैयार करती है, जिसके बाद दोपहर का खाना भी बनाकर अपनी मेहनत से अपने पति और घर वालों के लिए पैक कर देती है। चलो, सब लोगों का नाश्ता और खाना तो हो गया, अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाती हूँ। आज तो सैलरी भी आने वाली है, समय से ऑफिस पहुंचना होगा। मधु तैयार होकर निकलती है, लेकिन रास्ते में ही माता की झांकी जारी होती है, जिस वजह से मधु को ऑफिस पहुंचने में देरी हो जाती है। जब उसका बॉस उसे देरी से आते हुए देखता है तो कहता है, मधु, ये महीने में तीसरी बार है जो तुम देरी से आई हो। जितनी देरी से तुम आई हो उतनी ही देरी से तुम आज घर जाओगी, बस बात खत्म। जी सर, जैसा आप कहें। आज मधु आधे घंटे की देरी से ऑफिस पहुंची थी, इसलिए उसकी छुट्टी भी आधे घंटे देरी से होती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो वो अपने ससुर को खुद ही चाय पीते हुए देखती है तो कहती है, क्या हुआ पापा जी, आपने खुद ही चाय बनाकर पी ली? मैं आ ही रही थी, दरअसल बॉस ने। क्या बहाने दे रही हो बहू, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि मुझे रोज शाम को तुम्हारे हाथों से चाय पीनी होती है, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं। माना कि तुम बाहर काम कर रही हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़वाने की कोशिश करोगी। मधु उदास होकर वहां से चली जाती है, क्योंकि वो अपने पिता समान ससुर को कुछ बोलना नहीं चाहती थी। वो सभी लोगों का खाना बनाने की तैयारी करने में लग जाती है। रात के समय जब सभी खाना खा रहे थे, वो विनय का इंतजार कर रही थी। तभी विनय फोन करके बताता है कि आज वो दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा है और देरी से आएगा। सभी लोग खाना खा लेते हैं और विनय रात के 12 बजे घर आता है। ये देखकर मधु को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, गुस्से का घूंट पी जाती है। अगले दिन संडे होता है। मधु सब लोगों का खाना बनाकर लंच पैक करके सुबह सुबह ही कहीं निकल जाती है। जब वो वापस घर आती है तो विनय उस पर चिल्लाते हुए कहता है, ये सब क्या है मधु? आज के दिन तो तुम्हारी छुट्टी थी ना, कहाँ गई थी तुम? तुम्हें घर की जिम्मेदारियों का एहसास है भी या नहीं? आज हम सभी ऑफिस के दोस्तों का साथ में बाहर जाने का प्लान था, इसलिए हम वहीं गए थे। और घर की जिम्मेदारी की बात कहूँ तो मैं घर का सारा काम करके, नाश्ता बनाकर और लंच पैक करके ही गई थी। तुम घर का काम करके और नाश्ता बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भाग सकती हो मधु। कम से कम संडे के दिन तो तुम घर में रह सकती हो। अगर अचानक किसी का कुछ खाने पीने का मन कर जाए तो वो किससे बोलेगा? लेकिन विनय, कल रात आप भी तो देरी से आए थे,
आपसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। यही तो दिक्कत है तुम औरतों की, थोड़ा सा बाहर जाने की इजाजत क्या दे दो। तुम लोगों को तो फ्रीडम के नाम पर आजादी चाहिए होती है। आज के बाद कहीं भी जाना हो तो मुझसे परमिशन ले लेना पहले। विनय ये बोलकर वहां से चला जाता है। मधु को उसकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारी कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन मधु जब अपने ऑफिस में होती है, तभी उसका बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाता है। मधु कहती है, क्या बात हो गई सर, सब कुछ ठीक तो है ना, आपने मुझे बुलाया? हाँ मधु, सब कुछ ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में भी सब कुछ थोड़ा ठीक कर दूं। दरअसल तुम्हारे काम और रिपोर्ट को देखते हुए मैंने एनालाइज किया है कि तुम्हारा काम ऑफिस के बाकी एम्प्लॉय से बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ कि तुम अपना घर और ऑफिस दोनों चीजें मैनेज करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारा वर्किंग आवर आधा घंटा कम कर रहा हूँ, तुम्हारी सैलरी भी इंक्रीज कर रहा हूँ और तुम्हें मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना रहा हूँ। सर, आप नहीं जानते आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैंने इस कंपनी के लिए सच में दिल से बहुत मेहनत की है और आज मुझे उसका फल मिला है। मैं आपसे वादा करती हूँ सर, मैं अपने काम को बहुत डेडिकेशन के साथ करूंगी और उसमें कोई भी कमी नहीं आने दूंगी। हाँ मधु, मैं भी तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो और हर चीज बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलो। एक आदमी के लिए उसकी जिम्मेदारी संभालना थोड़ा आसान होता है, लेकिन एक औरत के लिए उसका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फील्ड में तैयार होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मधु बहुत ज्यादा खुश होती है और आज उसका बॉस उसे जल्दी छुट्टी दे देता है। वो घर पर लड्डू लेकर आती है और सभी लोगों का मुंह मीठा करवाती है। माँ जी, पापा जी, रुचि, विनय, लीजिए लड्डू खाइए। आज मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन दिया है, मेरी डेजिग्नेशन बढ़ गई है और सैलरी भी, और मेरा वर्किंग आवर आधा घंटा कम हो गया है। अब घर की चीजें बड़ी आराम से मैनेज हो जाएगी। अरे वाह भाभी, फिर तो आप आधा घंटा पहले आ जाओगी तो आराम से खाना बना लोगी। सही है, तो आधा घंटे पहले आ जाएगी तो हमें चिंता नहीं रहेगी कि घर की बहुत देर तक बाहर है, और मुझे भी मेरी शाम की चाय समय पर मिल जाएगी। मधु को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। उन्हें मधु की तरक्की से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि उन्हें अब अपनी दिनचर्या को चलाने में थोड़ी और आसानी होगी। मधु की प्रमोशन से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मधु को उम्मीद थी कि विनय तो कुछ अच्छा कहेगा। तभी विनय कहता है, अच्छा हुआ तुम्हारा प्रमोशन हो गया। मैं तो यही सोच रहा था क्यों ना हम एक नई गाड़ी खरीद लें। हाँ, वैसे भी हमारी पुरानी गाड़ी लगभग 2-3 साल में पुरानी होने वाली है, उससे हम रुचि को कॉलेज जाने के लिए दे देते हैं। तुम्हारा होम लोन भी कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारा प्रमोशन हो गया है तो हम एक बार लोन तो ले ही सकते हैं। ये सुनने के बाद तो मधु को बहुत बुरा लगता है। उसे अपने पति यानी कि अपने हमसफर से बहुत सारी उम्मीदें थी और उसका ऐसा जवाब सुनकर उसका दिल टूट जाता है। मुझे कोई भी लोन नहीं लेना। मैं अच्छे से जानती हूँ, अगर मैं नहीं कमाऊंगी तो इस घर का गुजारा भी अच्छे से नहीं चल सकता। आपकी सैलरी से सिर्फ घर का खर्च चलता है, लेकिन होम लोन मेरी सैलरी से जाता है, और अब आप मेरी सैलरी से कार लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं। मधु की बातें सुनकर उसकी सास नीलम को गुस्सा आता है। बहू, ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? क्या हो गया है तुझे? लगता है प्रमोशन होने का घमंड सिर पर चढ़कर बोल रहा है। नहीं माँ जी, मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। तुम जिस तरह से मुझे मेरी जिम्मेदारी याद दिलाते हो ना, उससे दुगना मैं करती हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार वालों के लिए। लेकिन तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो कुछ ज्यादा ही है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं एक ही हूँ। तुम्हारी कोई 3 बीवियां नहीं है जो तुम मुझसे 3 बीवियों की तरह काम बताते रहते हो। मैं अपनी लाइफ अपनी तरह से नहीं जी सकती क्या? तुम जब मर्जी लेट आ सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन मैं कहीं भी जाऊं तो तुम्हें बताकर जाऊं। मैं घर की भी जिम्मेदारियां पूरी करूं और बाहर जाकर कमा कर भी लेकर आऊं। बस मैं अब और घूट घूट कर नहीं जी पाऊंगी। एक लोन खत्म होता नहीं कि तुम दूसरे लोन की बात करने लगते हो। इस तरह जीना भी कोई जीना है? मेरा तो दम घुट रहा है अब इस रिश्ते में रहकर। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मैं अकेले रहूं। अगर हमारे बच्चे होंगे तो क्या तुम उन्हें भी यही सब कुछ सिखाओगे? पत्नी का ये फ्रस्ट्रेशन देखने के बाद विनय को एहसास होता है कि सच में वो अपने पति के साथ कुछ गलत ही कर रहा था। साथ ही मधु के ससुराल वाले भी ये महसूस करते हैं कि मधु अपने जीवन में क्या क्या झेल रही थी। तभी विनय कहता है, माफ कर दो मधु, सच में मैं शायद अपनी एक पत्नी के अंदर 3 पत्नियों को महसूस करने लगा था। तभी तो मैं तुम्हें इतना कुछ बोल रहा था और तुमसे इतनी उम्मीदें रख रहा था। ये पूरी तरह से गलत है। हाँ भाभी, मैं भी तो कॉलेज से जल्दी आ जाती हूँ और कभी कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चली जाती हूँ। घर की जिम्मेदारियां तो मैं भी संभाल सकती हूँ ना। हाँ बहू, मुझे माफ कर दे। मैं भी तो सारा दिन इधर उधर मोहल्ले की औरतों के साथ चुगलियां करती रहती हूँ, या फिर घर में आराम करती हूँ या टीवी के आगे बैठी रहती हूँ। अगर तेरे आने से पहले थोड़ा काम मैं करके रखूंगी तो तुझे भी आराम मिलेगा।
मैंने कभी नहीं सोचा, जब तू एक बेटे की तरह बाहर जाकर कमा सकती है तो मैं भी तो एक माँ की तरह तेरी परवरिश कर सकती हूँ ना। और मैं भी बहू, उस दिन तुझे कुछ ज्यादा ही कह दिया था। तूने कभी भी हमें पलटकर जवाब नहीं दिया तो हमें ऐसा लगा कि हमें कुछ भी बोलने का हक मिल गया है। माफ कर देना, शायद हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तूने हमें पहले ही सब कुछ इतने प्यार से समझा दिया होता तो शायद हम लोगों से ये गलती कभी होती ही नहीं। सब लोगों की बातें सुनकर अब मधु को ऐसा एहसास होता है कि देर से ही सही उसके ससुराल वाले उसकी परेशानी को समझ रहे थे। अब वो अपने ससुराल वालों से बड़े प्यार से कहती है, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग मेरी जिम्मेदारियां संभाल लो, पर कम से कम मुझे समझने की कोशिश तो करो। अगर आप लोग मुझे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। जो भी मेरी जिम्मेदारी है मैं उसे निभाने के लिए तैयार हूं और पूरे दिल से निभाऊंगी। बस मैं आप लोगों का साथ चाहती हूँ। वादा करता हूँ मधु कि घर में गाड़ी तो आएगी, लेकिन तुम्हारे कार लोन से नहीं, बल्कि मेरे कार लोन से। मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि इस बार अपने पैसों की गाड़ी से अपनी पत्नी को उस गाड़ी में बिठाऊं। विनय के मुंह से ये सुनकर मधु की आंखों में आंसू भर आते हैं और विनय उसे गले लगाकर चुप करवाता है। इस तरह हमारी प्यारी सी मधु, जो अकेले ही 3 पत्नियां होने का फर्ज निभा रही थी, घर संभाल रही थी, पैसे कमा रही थी और सब लोगों का ध्यान भी रख रही थी, उसके परिवार वाले भी अब उसे समझने लगते हैं। मधु को अब वो इज्जत मिलने लगती है जिसकी वो असली हकदार थी।